हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ देख लेते हैं। तो हम लोग का इंटीरियर ऑफ द अर्थ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये क्रस्ट है, ये मैंटल है यहाँ से यहाँ तक, और ये कोर है। यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक मैंटल है, और यहाँ से यहाँ तक कोर है। ये क्रस्ट, मैंटल और कोर भी खुद में डिवाइडेड है। ये क्रस्ट ऊपर और नीचे में डिवाइडेड है, जिसके बीच में से एक लाइन क्रॉस करती है। ये मैंटल जो है ये भी अपर मैंटल और लोअर मैंटल में डिवाइडेड है, जिसके बीच से एक लाइन क्रॉस करती है। और ये लोअर मैंटल जो, ये कोर जो है, ये भी अपने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर, और ये भी लाइन से डिवाइडेड है। तो इसमें ऐसा है कि ये जो डिविजन्स है ये कितने कितने पे है, और सबका लाइंस का नाम भी है। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन देख लेते हैं। तो ये क्रस्ट का अपर क्रस्ट हो गया, इनर क्रस्ट हो गया, ये अपर मैंटल हो गया, लोअर मैंटल हो गया, और ये आउटर कोर हो गया। यहाँ देखिए आउटर कोर और ये इनर कोर। फिर उसके बाद क्रस्ट जो है उसका थिकनेस 34 किलोमीटर तक है। मैंटल का जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर्स तक है, और कोर जो है वो 6371 किलोमीटर्स तक है। तो ये जो मिड में बाइफर्केशन हो रहा है ये 700 किलोमीटर्स पे अपर मैंटल और कोर मैंटल में डिवीजन हो रहा है, और 5155 किलोमीटर पे अपर कोर और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस का बात था। अब ये जो डिविजन्स हम लोग देख लेते हैं। एक तो क्रस्ट के बीच में, मैंटल के बीच में और कोर के बीच में। उसके अलावा डिविजन्स हैं जो कि क्रस्ट और मैंटल के बीच में है, और मैंटल और कोर के बीच में है, मैंटल और कोर के बीच में है। ठीक है, तो इन सब का डिविजन्स का नाम है। जैसे कि ये जो पहला डिवीजन है क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसको कोनार्ड कहते हैं। फिर क्रस्ट और मैंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। फिर अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में ये जो है इसको रपेटी बोलते हैं, RAPTI। फिर उसके बाद गुटेनबर्ग, जो कि मैंटल को 2 भाग में मैंटल और कोर को डिवाइड करता है, गुटेनबर्ग। और फिर उसके बाद आउटर कोर और लोअर कोर को डिवाइड जो करता है उसको लेहमैन कहते हैं। तो ये जो है इसको याद करने का तरीका है ये कि CM, रपेटी और गैल, मतलब कोनार्ड, मोहो, रपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। ये एकदम सीक्वेंस में हो गया। इसके बाद जो है अब हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं कि कौन किससे बना है। सबसे पहले जो क्रस्ट होता है वो सॉलिड होता है। यहाँ से यहाँ तक जो है क्रस्ट है ये कम्प्लीटली सॉलिड है, और कुछ अपर मैंटल का कुछ पार्ट जो है वो भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो इस टोटल कंप्लीट क्रस्ट और अपर मैंटल के कुछ पार्ट को जो सॉलिड है इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि लिथोस्फीयर किस चीज़ से बना है, तो अब क्रस्ट और अपर मैंटल के कुछ पार्ट से बना है। फिर इसके नीचे जो है वो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है, इसके नीचे जैसे जैसे नीचे आता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये जो सॉलिड है ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एरिया है उसके नीचे का ये सेमी सॉलिड है, और इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये अपर मैंटल का पार्ट है लेकिन सेमी सॉलिड है। उसके नीचे जैसे जैसे जाता जाता है तो इसके बाद जो है क्या होता है कि प्रेशर आ जाता है इतना कि वो सेमी सॉलिड को फिर से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके कारण जो लोअर मैंटल है वो सॉलिड है। इसी लोअर मैंटल को मेसोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग देखिए ये लिथोस्फीयर था, ये एस्थेनोस्फीयर था, और यहाँ से यहाँ तक ये मेसोस्फीयर है, और ये सॉलिड है। फिर जब और नीचे जाते हैं तो इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि ये भी है कि अपर क्रस्ट में जो है जो एलिमेंट्स है वो सियाल है, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ है मोस्टली। जो मैंटल है वो सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ है, जो कि सिलिकॉन सियाल से कम डेंस होता है,
सॉरी डेंस ज़्यादा होता है इसलिए नीचे सेटल हो गया था। और जो कोर है वो नाइफ मतलब निकल और आयरन से बना होता है। क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो जैसे ही हम लोग मैंटल से कोर में जाते हैं तो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे जो है आयरन पहले मेल्ट हो जाता है, इसीलिए आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। अभी तक हम लोग जितना भी देखे थे या तो सॉलिड था या तो सेमी सॉलिड था, लेकिन अगर लिक्विड कुछ है तो वो आउटर कोर है। और इनर कोर जो है फिर जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं मिडल एट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लिक्विड जो है इनर कोर मतलब कि एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो लिक्विड फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इनर कोर जो है वो सॉलिड है। ठीक है। और कोर को कंप्लीट कोर को बैरिस्फीयर कहते हैं, बैरिस्फीयर। तो ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखें कि कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, फिर यहाँ पर है फिर रपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। इसके बाद यहाँ पर क्रस्ट, मैंटल, कोर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर। फिर उसके बाद है कि कोर बना है सियाल से, मैंटल बना है सीमा से, और क्रस्ट बना है सियाल से, मैंटल बना है सीमा से, और कोर बना है नाइफ से। इसका डिस्टेंसेस है 34 किलोमीटर तक कोर है, 2900 किलोमीटर तक मैंटल है, और 3400 को क्रस्ट को कोर बोल दे रहे हैं बार बार, और 63,071 किलोमीटर तक कोर है। फिर उसके बाद जो है हम लोग ये देखें कि अपर क्रस्ट और लोअर मैंटल तक सॉलिड है जिसको लिथोस्फीयर कह रहे हैं, उसके नीचे सेमी सॉलिड है जिसको एस्थेनोस्फीयर कह रहे हैं, उसके नीचे फिर सॉलिड है जहाँ मेसोस्फीयर कह रहे हैं, आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है, और इसको कम्प्लीटली हम लोग बैरिस्फीयर कह रहे हैं। और ये यहाँ पर अगर ये एस्थेनोस्फीयर में कन्वर्ट हुआ सेमी सॉलिड तो यहाँ पर टेम्परेचर के कारण हो रहा है। उसके नीचे जब ये सेमी सॉलिड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ प्रेशर डोमिनेट हो रहा है। फिर ये सॉलिड से जो लिक्विड हुआ यहाँ पर फिर टेम्परेचर डोमिनेट हो रहा है, और फिर ये लिक्विड से जब सॉलिड हुआ यहाँ पे फिर प्रेशर डोमिनेट हो रहा है। तो ये सब मेजर चीज़ें हैं जो कि हम लोग को याद रखना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। इसके अलावा जो यहाँ पर सीमा है मैग्नीशियम, इसका कुछ कोर होता है ब्रिगमेनाइट, मैग्नीशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। और लोअर मैंटल में ये कैल्शियम सिलिकेट जो है ये 70% रहता है, ये NCERTs में दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम जो है वो ब्रिगमेनाइट कोर है, और मैग्नीशियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट। ब्रिगमेनाइट जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट ही होता है 70%, मतलब ब्रिगमेनाइट मैग्नीशियम सिलिकेट को ही कह रहे हैं और कैल्शियम सिलिकेट है। फिर हम लोग देखेंगे कि तो मैक्सिमम प्रेशर अगर कोई बोले तो इनर कोर में मैक्सिमम प्रेशर होता है। अब हम लोग को कंपोनेंट्स पूछे कि पूरे अर्थ के क्रस्ट में सबसे पहले देख रहा था अर्थ का क्रस्ट क्या था, तो हम लोग देखें कि सिर्फ ये वाला 34 किलोमीटर तक। इसके बारे में अगर पूछे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 46%, फिर सिलिकॉन होता है 28%, फिर एल्यूमिनियम होता है 8%, आयरन, मैग्नीशियम। और अगर पूरे अर्थ के बारे में बोले तो सबसे ज़्यादा आयरन होता है, ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम होता है और निकल होता है। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अर्थ का क्रस्ट क्या है, तो उसमें क्या है, सियाल है, क्रस्ट में सियाल है, यहाँ पर देखे थे सियाल। तो ऑक्सीजन, एक तो अर्थ का क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है सरफेस पे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद सियाल से बना है अर्थ का क्रस्ट, तो सिलिकॉन है और फिर एल्यूमिनियम है और फिर आयरन और मैग्नीशियम है। वही होल अर्थ में जो है कोर का एक डिस्टेंस देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर देखें तो यहाँ पर जैसे 2800 के लगभग में मैंटल है, तो यहाँ पर 3200 के लगभग कोर है, तो इसलिए कोर का ज़्यादा एरिया भी होगा, कवर कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि कोर नाइफ से बना है तो शुरुआत में आयरन का कंटेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। आयरन जो है वो 35% है, और फिर ये ऑक्सीजन जो था वो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन जो था वो सिलिकॉन है। और क्योंकि होल अर्थ में सियाल था यहाँ पर क्योंकि सिर्फ क्रस्ट प्रेजेंट था, लेकिन होल अर्थ में मैंटल भी है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन आया। वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन सेम कंपोनेंट्स, क्योंकि सियाल यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, कोर और मैंटल में, तो इसलिए सिलिकॉन है।
और उसके बाद सीमा है मैग्नीशियम, तो इसलिए मैग्नीशियम है, और फिर निकल है। तो इसको याद रखना चाहिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद फिर अगर हम लोग बोले तो अगर एरिया वाइज देखें तो सिर्फ 1% ऑफ क्रस्ट होता है, 12% कोर होता है, 86% जो है वो मैंटल होता है। वो इसलिए यहाँ देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये अर्थ है तो छोटा सा डिस्टेंस तो 34 किलोमीटर तक ही क्रस्ट है। फिर कोर जो है वो भले डिस्टेंस हो लेकिन ये सेंटर में है, तो इसका रेडियस यहाँ पर वो कैलकुलेट करने पे पता चला। और सबसे ज़्यादा जो है हम लोग का मैंटल ही 86% ऑफ द अर्थ को कवर करता है। फिर हम लोग अर्थ का ये देख लेते हैं अर्थक्वेक्स कैसे आता है। तो अर्थक्वेक्स जो आता है वो दो वेव्स जनरेट करता है, एस वेव और पी वेव। एस वेव जो है वो हम लोग का सेकेंडरी वेव होता है और पी वेव जो है वो प्राइमरी वेव होता है। पी वेव जो है वो ये पी वेव है, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पी वेव का जो है इसको साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों में ही ट्रांसफ़र करता है। तो ये पी वेव है, रेड से जो डिनोट किया गया है ये पी वेव है। सेकेंडरी और प्राइमरी, सॉरी, एस वेव मतलब सरफेस वेव। सरफेस वेव जो है वो सरफेस पे ही रह जाता है। एस वेव जो है वो वाटर की रिपल्स की तरह ट्रांसवर्स वेव है और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रांसफर करता है, इस तरह का वेव है वो। और पी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वाला। तो फिर इसके बाद फिर पी वेव्स जो है वो एस वेव सरफेस वेव है, और पी वेव जो है वो सरफेस पे तो जाती हैं ये सारे एरियाज में, उसके अलावा कोर और उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ भी जाती है, क्योंकि कोर में मटेरियल्स है तो वो रिफ्रैक्ट कर देता है। तो कोई वेव अगर वो ऐसे आई थी तो वो ऐसे नहीं आके यहाँ पर रिफ्रैक्ट होके फिर एक ऐसे आ जाती है, जिस कारण से कोई एक जोन बन जाता है जिसको उसको शैडो जोन कहता है, जहाँ पर वो वेव नहीं जा रहा। तो ये जो है ये पी वेव का शैडो जोन है। पी वेव का शैडो जोन है जो कि 103 डिग्री से 143 डिग्री तक रहता है। और एस वेव का जो शैडो जोन है, क्योंकि एस वेव सिर्फ सरफेस तक जाता है, तो ये पूरा एरिया जो है ये एस वेव का शैडो जोन है। मतलब 103 डिग्री से लेके इस तरफ का भी 103 डिग्री तक ये एस वेव का शैडो जोन है। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि पी वेव का जो है स्पीड जो है वो एस वेव से ज़्यादा होता है, और लेकिन एस वेव का जो है शैडो जोन पी वेव से ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जेंस की कैसे फॉर्म होता है। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे में कोलाइड करती हैं तो वहाँ पर माउंटेन फॉर्मेशन होता है। ये जब कोलाइड करेंगी तो एक जो लेस डेंसर प्लेट होगा वो नीचे चला जाएगा और जो एक प्लेट है वो ऊपर रह जाएगा। ये जो नीचे जो प्लेट जा रहा है, ये जो नीचे जो प्लेट जा रहा है इसी पे सेडिमेंट्स के कारण जो है माउंटेन फॉर्म हो जाता है। तो माउंटेन्स जो है वो जो लेस डेंसर प्लेट होता है उसी पे फॉर्म होता है। तो कॉन्टिनेंट प्लेट में फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होता है। यहाँ पर वोल्केनो इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का डेंसिटी लगभग सेम होता है, तो वो ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाता है। वोल्केनो के लिए वो नीचे एस्थेनोस्फीयर तक पहुँचना चाहिए कोई भी प्लेट, ताकि उसमें से जो सेमी सॉलिड मैग्मा है वो बाहर आ सके। और अर्थक्वेक तो कहीं भी प्लेट मूवमेंट हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ अर्थक्वेक आना ही है। फिर ओशनिक प्लेट जो होता है, ओशन प्लेट क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पे होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, और वो डेंसर भी होता है, तो इसमें जो प्लेट नीचे जाती है तो वो एस्थेनोस्फीयर तक पहुंच जाती है, इसलिए यहाँ पर वोल्केनिक होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स नहीं फॉर्म हो रहा क्योंकि कोई भी रिवर्स यहाँ पर सेडिमेंट्स नहीं लेके आ रही है जो कि माउंटेन लाइक कुछ चीज़ फॉर्म कर सके। तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म नहीं हो रहा, वोल्केनो फॉर्म हो रहा है, और अर्थक्वेक तो होगा ही। इसका एग्जाम्पल है जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये सारे ओशन प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण फॉर्म हुए हैं। उसके बाद फिर आता है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट में एक प्लेट कॉन्टिनेंट का होता है और एक प्लेट ओशन का होता है, और जिसके कारण जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट क्योंकि ज़्यादा डेंसर होता है तो वो नीचे चली जाती है और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स भी फॉर्म होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट में ओशनिक प्लेट नीचे जाता है क्योंकि ज़्यादा डेंस होता है, जिस कारण से यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर तक जाता है और वोल्केनो बनता है।
और वहीं जहाँ पर भी एक भी कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होने का चांसेस होता है, इसलिए यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स भी मिलेगा, वोल्केनो भी मिलेगा और अर्थक्वेक भी मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है साउथ अमेरिका का एंडीज और नॉर्थ अमेरिका। फिर हम लोग देख सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन से क्या होता है, तो फोल्ड माउंटेन से कन्वर्जेंस होता है, फोल्ड माउंटेन से कन्वर्जेंस होता है और इसको ये कन्वर्जेंस के कारण फोल्ड माउंटेन बनता है और ये एक डिस्ट्रक्टिव होता है। वही ब्लॉक माउंटेन जो है जहाँ रिफ्ट वैली फॉर्म हो रहा है वो डाइवर्जेंस के कारण होता है और ये कंस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी कन्वर्ज हो रहा है तो ये प्लेट नीचे जा रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन जब कोई प्लेट दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, तो यहाँ पर एक रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जो नीचे का सॉइल जो अंदर नहीं था वो अब बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाता है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है नया यहाँ पर, इसलिए उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। जैसे कि विंध्याचल, सतपुरा और सी फ्लोरस्पेडी, ये सारा ब्लॉक रिफ्ट वैली डाइवर्जेंस के कारण है। अगर रिवर पूछा जाए तो रिवर जो है इसी रिफ्ट वैली में विंध्या और सतपुरा के बीच में ब्लॉक माउंटेन में नर्मदा रिवर भी फ्लो करती है। अब रिंग ऑफ फायर जो है जो कि पैसिफिक ओशन में है वो कन्वर्जेंस के कारण हुआ है, जहाँ पर ओशियनिक वोल्केनो भी है और सेंट्रल इरप्शन है, ठीक है। फिर ट्रेंच जो है वो कन्वर्जेंस के कारण होता है, जैसे कि मिड ओशियनिक रिज हुआ वो डाइवर्जेंस के कारण होता है। जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करते हैं तो ट्रेंच फॉर्म होता है, लेकिन वही जब मिड ओशियनिक रिज है तो डाइवर्जेंस फॉर्म होता है और सेंट्रल इरप्शन। और रिंग ऑफ फायर जो है वो भी कन्वर्जेंस के कारण है, रिंग ऑफ फायर ओशन। और यहाँ पर कन्वर्जेंस मतलब कि एक प्लेट कॉन्टिनेंट का है, एक प्लेट ओशन का है, ओशन वाला नीचे जा रहा है और यहाँ पर माउंटेन्स भी हो रहा है, वोल्केनोस भी बन रहे हैं और जिस कारण से वो एक रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन में। कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, जिस तरह कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है उसी तरह कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री होता है, जिसमें वो प्लेट कोई भी अंदर नहीं जा रहा बल्कि वो एक लैटरल मूवमेंट्स होता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल सेंट एंड्रियास है। और यहाँ पर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का बेसिक डिफरेंस ये है कि कन्वर्जेंस में जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। कन्वर्जेंस में रिवर्स फॉल्ट होता है, डाइवर्जेंस में नॉर्मल फॉल्ट होता है। कन्वर्जेंस रिंग ऑफ फायर है और डाइवर्जेंस मिड ओशियनिक रिज है। ये जो नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, तो यहाँ पर जो है मिड ओशियनिक रिज है अटलांटिक ओशन में, ये डाइवर्जेंस से फॉर्म हुआ है। यहाँ पर जो है रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन में, ये कन्वर्जेंस के कारण फॉर्म हुआ है। फिर एसिडिक वोल्केनो और बेसिक वोल्केनो, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन यह जान लेते कि कन्वर्जेंस में एसिडिक वोल्केनो फॉर्म होता है जिसमें स्टैटिक कोन्स होता है और सिलिकॉन 80% होता है एसिडिक वोल्केनो में। वही बेसिक वोल्केनो को शील्ड वोल्केनो कहते हैं और इसमें सिलिकॉन सिर्फ 20% ही होता है। फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होता है कन्वर्जेंस में और ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होता है डाइवर्जेंस में। अब लैंडफॉर्म्स जो है उसका जो मॉडिफिकेशंस होता है वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हो सकता है। मतलब लैंडफॉर्म्स या तो धरती के अंदर होंगे या धरती के बाहर होंगे, और मॉडिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म जो है वो या तो इरोजन के कारण होता है या तो डिपोजिशन के कारण हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या नहीं मिस कर दिए, वोल्केनोस के बारे में कहा है, ओके। वोल्केनोस वाला पार्ट शायद इसमें नहीं है नोट्स में, वो हम बता देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिवर का इरोजन और डिपोजिशन। जब इरोजन होता है तो वी शेप वैली हुआ। मान लीजिए कि दो माउंटेन है, ठीक है, और इधर से रिवर फ्लो कर रही है, और रिवर धीरे धीरे फ्लो करेगी तो यहाँ का जो बोल्डर्स माउंटेन्स है वो नीचे आते जाएगा, यहाँ से इरोड होते जाएगा। तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि ये जो पहले ऐसा था वो अब घट के ऐसा हो गया, यहाँ रिवर्स इसको इरोड कर करके। तो ये जो वैली है वी शेप वैली, इसी कारण फॉर्म होती है वी शेप वैली। यू शेप वैली जो है वो अपलिफ्ट के कारण होती है, जिसमें जॉर्ज फॉर्मेशन होता है। वही ड्रिफ्ट वैली जो हम लोग बोले, ड्रिफ्ट ये इधर जा रही है इधर जा रही है, यहाँ पर एक बीच में अपलिफ्ट हो गया, ये भी यू शेप एंड ऑल टाइप ऑफ होता है। फिर कैनियन जो है वो ज़्यादा लार्जर फॉर्म ऑफ कैनियन होता है, द ग्रेट कैनियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो इसी पे है। वाटरफॉल में क्या होता है कि जैसे कि वाटरफॉल है, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक होता है और हार्ड रॉक होता है, ठीक है।
तो रिवर्स जैसे कि जा रही है, यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर एक larger सा सॉफ्ट रॉक है और यहाँ पर हार्ड रॉक है और थोड़ा दूर जाके यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है। तो क्या होगा कि जब वाटर फ्लो कर रही है तो यहाँ पर तो जितना इरोड करेगी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इरोड करेगी। तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ऐसा हो जाएगा, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ऐसा हो जाएगा। इस तरह करते करते जब एक डेप्थ हो जाता है तो ये वाटर जो है यहाँ पर गिरती है, इसी को वाटरफॉल कहते हैं। और वाटर जहाँ पर यहाँ गिरती है, यहाँ पर एक गड्ढा करती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पीड से आ रही है, तो इसको प्लंज पूल कहते हैं, जो कि ये है प्लंज पूल। तो ये था वाटरफॉल। कैटरैक्ट क्या होता है कि अगर अल्टरनेट हार्ड सॉफ्ट रॉक्स होते हैं प्रेजेंट, तो उसको कैटरैक्ट कहते हैं, क्योंकि हार्ड जहाँ होगा वहाँ पर रह जाएगा रॉक, लेकिन जहाँ पर सॉफ्ट होगा हार्ड सॉफ्ट, यहाँ पानी आया, फिर यहाँ पानी आया, यहाँ पे आया, तो ये इसको कैटरैक्ट कहते हैं। वही रैपिड्स क्या होता है, ये जैसे कैटरैक्ट वर्टिकल है, वही रैपिड्स अगर हॉरिजॉन्टल में हार्ड सॉफ्ट जा रहे हैं तो उसको रैपिड्स कहते हैं। पॉट होल्स होता है कि जैसे कोई पत्थर है, उसके बीच में सॉफ्ट रॉक है थोड़ा सा, और यहाँ पर वाटर के मूवमेंट के कारण जो है वो राउंड मूवमेंट जो हो रहा है वाटर का, उसके कारण अगर कोई गड्ढा डेवलप हो जा रहा है तो उसको पॉट होल्स कहते हैं। प्लंज पूल जैसे बताएं ही कि वाटरफॉल है तो यहाँ पर ज़्यादा पानी जो गिरा है तो यहाँ पर एक पूल जैसा बन जाता है। और फिर जब पेनी प्लेन का मतलब है कि जब सारा इरोजन हो जाता है तो लास्ट में जो प्लेन बचता है, जैसे कि एक माउंटेन है, ये इरोड होते होते यहाँ तक पहुँच गया, फिर इरोड होते होते यहाँ तक पहुँच गया, फिर कुछ समय बाद ऐसा हो गया, फिर कुछ समय बाद ऐसा हो गया, फिर एक प्लेन पहुँच गया, तो ये लास्ट जो पॉइंट है उसको पेनी प्लेन कहता है इरोजन के कारण। अब बीच में एक ऐसा है जो कि इरोजनल भी है, डिपोजिशनल भी है, मियांडर है। जैसे कोई रिवर अगर स्ट्रेट आ रही है तो वो स्ट्रेट आ रही है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट तो आएगी नहीं, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, तो ये जो है ये ऐसे मियांडर करने लगती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिवर पहले स्ट्रेट आ रही थी वो अब इधर में, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट स्ट्रेट आ रही थी, तो अब यहाँ पर ये ऐसे मियांडर करने लगा। अब मियांडर करने लगा तो यहाँ पर इरोजन हो रहा है, यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पर इरोजन हो रहा है, यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, जिस कारण से ये इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों में ही आता है। फिर डिपोजिशनल देखें तो नेचुरल लिवीज, जैसे कि अगर कोई नदी आ रही है, मान ले कि ये नदी आ रही है, तो यहाँ पर होगा कि कुछ डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ डिपॉजिट होगा। सामने से देखने में ऐसा लगेगा कुछ कि पहले अगर नदी ऐसे आ रही थी तो यहाँ पर डिपोजिशन के बाद ये और आ जाती है, डिपोजिशन के बाद, तो ये जो फॉर्मेशन है लैंडफॉर्म, इसको नेचुरल लिवीज कहते हैं। फिर जब कोई माउंटेन से आ रही है रिवर, तो वो रिवर ही सिर्फ नहीं आती है, वहाँ का पत्थर, कंकड़ पत्थर सब लेके आती है, और यहाँ पर जो है वो फुट हिल में डिपॉजिट हो जाता है एक फ़ैन लाइक फॉर्म में, तो इसी को एलुवियल फ़ैन कहते हैं। फिर डेल्टा जो है, जैसे कि नदी आ रही है और समुद्र से मिलने आई, तो ये मान लीजिए कि समुद्र है, ये रिवर है, तो यहाँ पर जो है ये जो लेके आ रही है सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट करने लगेगी। यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो ये जो है ये डेल्टा फॉर्म कर देती है। हम लोग को वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर का डेल्टा के कारण, ठीक है। उसके बाद फिर एस्ट्यूरी जो है, जैसे डेल्टा होता है उसमें सेडिमेंट नहीं होता, नो सेडिमेंट होता है। डेल्टा हम लोग का रिवर फॉर्म के, लेकिन नर्मदा जैसे कि आई रिवर, वो कोई सेडिमेंट्स नहीं लेके आ रही है लेकिन इरोजन कर दे रही है, तो सिंपली ऐसा होता है, इधर से रिवर आ रही है और यहाँ पर एस्ट्यूरीज फॉर्म करेगी। फिर ब्रेडेड चैनल होता है कि एक तो रिवर ऐसे आ रही है, लेकिन अगर रिवर के बीच में आइलैंड्स है प्रेजेंट, तो यहाँ पर अगर पानी आई थी तो यहाँ मूव कर जाएगी, फिर कुछ मूव कर जाएगी, कुछ मूव कर जाएगी, तो इसी तरह इसको ब्रेड जैसा, चोटी जैसा दिखता है। ये ब्रह्मपुत्रा है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर में ही माजुली आइलैंड है। फिर हम लोग सी वेव का देखेंगे, इरोजन और डिपोजिशन। तो जो है सबसे पहले हम लोग इरोजन देखते हैं सी वेव का, तो हेडलैंड, जैसे कि कोई मान ले कि एक ऐसे, इसको कैसे दिखाएं, एक मिनट, हाँ, तो ये इमेज ले आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हेडलैंड जो, ये जो एक अपर पार्ट जब इरोजन होता है तो ये जो एक हेड में, एक मिनट लॉक, ये जो हेड में, ये जो हेड है, ये जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको हेडलैंड कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसी से जो फॉल हो रहा है इसको क्लिफ कह रहे हैं, हेडलैंड से। अब ये जो है ये छोटा सा, जैसे कि ओशन वेव्स गया और इरोड किया, तो ये छोटा सा जो ये केव टाइप बन रहा है, नॉच बन रहा है सबसे पहले,
और नॉच से और जो लार्जर बन जाता है तो ये केव बन जाता है, नॉच ऑफ ए केव। और फिर केव के बाद जो है ये सी आर्क बन गया। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पिलर टाइप का है, यहाँ पे एक आर्क बन रहा है, लग रहा है कि ये एक इस चीज़ से सिर्फ जुड़ा हुआ है ये दोनों। तो ये नॉच के बाद केव और केव के बाद सी आर्क। और जब ये आर्क जो है ये ब्रेक हो जाता है तो ये ऐसे इंडिविजुअल बन जाता है, चिमनी रॉक, चिमनी रॉक या फिर स्टैक भी कहते हैं इसको। और ये जो प्लेटफॉर्म है जब ये और भी कट जाता है और ये ऐसा रह जाता है, इसको वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो ये सीक्वेंस है इस चीज़ का, समझ में आ गया। अब सी वेव डिपोजिशन का है ऐसा कि सबसे पहले सैंड स्पिट। सैंड स्पिट ऐसा होता है कि जैसे कि कोई कोस्ट है, ये यहाँ पर एक लगून टाइप का कुछ है और यहाँ पर एक सैंड का ये इधर ओशियंस है, यही सैंड का बना हुआ है डिवीजन, तो इसको सैंड स्पिट कहते हैं। इसी सैंड स्पिट पे जब कोई घास उगता है जो उसको मुर्रम ग्रास कहते हैं, जो कि लगून में होता है। और जब ये सैंड बार जो है वो जब यही इसको क्लोज कर देता है तो ये एक आइसोलेटेड हो जाता है लगून, इसको सैंड बार कहता है और टोम्बोला भी कहता है। उसके बाद फिर कोस्ट भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि फजॉर्ड्स, ये डाइसेक्शन बाय ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के कारण जो यहाँ डाइसेक्शन हो रहा है इसको फजॉर्ड्स कहते हैं, जैसे नॉर्वे में। और जब स्ट्रीम्स के कारण इधर से जो वेव्स आ रहा है इसके कारण जो स्ट्रीम्स के कारण जो डाइसेक्शन हो रहा है इसको रियास कहते हैं, फजॉर्ड्स एंड रियास। और ये आयरलैंड में है। फिर जो कोस्ट में ऐसे फजॉर्ड टाइप का ये दिख रहा है, और जो स्कैटर्ड आइलैंड होते हैं जो कि सबमर्जेंस या फिर इमरजेंस के कारण होता है उसको डालमेशियन कोस्ट कहते हैं, डालमेशियन कोस्ट। ठीक है, तो ये सी वेव इरोजनल और डिपोजिशनल था। अब विंड इरोजनल और डिपोजिशनल ऐसा है कि विंड के कारण जो भी इरोजन हो रहा है, कि अगर यहाँ पर हार्ड रॉक है, यहाँ हार्ड रॉक है, यहाँ सॉफ्ट रॉक है, तो हवा के कारण ये इरोड हो जाएगा जल्दी ऊपर से, और ये धीरे धीरे जो है ये रॉक जो है ये ऊपर में वैसा ही रह जाएगा, उसके नीचे पतला हो जाएगा, जो कि एक मशरूम का शेप ले लेता है, इसलिए इसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। उसी तरह जब वर्टिकली हार्ड सॉफ्ट, ऊपर में सॉफ्ट रॉक है नीचे हार्ड रॉक है इवेंचुअली, तो ऊपर में ज़्यादा इरोजन होगा नीचे में कम इरोजन होगा, तो डोमोइशलस कहते हैं इसको। ये वर्टिकल था, और जब हॉरिजॉन्टल में उस तरह का होता है तो इसको यार्डांग्स कहते हैं। जब कोई एक टेबल टॉप की तरह, जैसे कि कोई एक मान लीजिए माउंटेन जैसा है, यहाँ ऊपर में सॉफ्ट रॉक है, ये जल्दी इरोड हो गया और ये टेबल टॉप जैसा रह गया, इसके बाद इसका ऐसे रह गया, तो इसको टेबल टॉप या फिर ज़्यूजेंस कहते हैं, ZUJENGS। उसके बाद जब जैसे कि मान लें कि ये माउंटेन है, यहाँ से यहाँ तक हार्ड रॉक है, यहाँ से यहाँ तक सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पर हार्ड रॉक है, तो जो एयर का इरोजन होगा उसके कारण क्या होगा कि ये बीच का जो है वो हट जाएगा और एक ऐसे और एक ऐसे आइसोलेटेड माउंटेन्स बन जाएगा, इसको इंसेलबर्ग कहते हैं। फिर जब इसी तरह ये एक बड़ा सा और एक छोटा सा रह जाता है तो स्मॉल को मेसास और बड़ा को ब्यूट कहते हैं। और जब 3 त्रिकोणा आकार का पत्थर मिलता है मोस्टली डेजर्ट रीजन्स में, तो ये एयर इरोजन के कारण ही ये त्रिकोण आकार ले लेता है, इसको ड्राई कैंटर कहते हैं। ये इरोजनल था। अब डिपोजिशनल में ऐसा है कि इस तरीके से तरफ से विंड आ रहा है और इधर से ही डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको बार चांस कहते हैं। लेकिन जब इधर से विंड आ रहा है और डिपॉजिट दूसरे तरफ से हो रहा है तो उसको पैराबोलिक ड्यून्स कहते हैं। फिर जब लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव में, जैसे कि इधर से हवा आ रहा है और ऐसे ऐसे रिपल्स काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है, तो उसको ट्रांसवर्स ड्यून कहते हैं। और अगर हवा इधर से आ रहा है और इसी डायरेक्शन में ड्यून्स अपना शेप ले रहे हैं तो इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। और उसी की तरह जब ये इस तरह रिपल मार्क्स की तरह, इस तरह ये सब सैंड इरोजन का फॉर्म्स है, सब सैंड वाले एरिया में मिलेगा। ये बार चांस, पैराबोलिक ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल रूल्स, रिपल मार्क्स। और जब एक डेजर्ट का वैली बन जाता है, बीच में डिप्रेशन हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो ये जो डेजर्ट वैली में जो डिप्रेशन हो गया इसको बॉल्सन कहते हैं। इसमें जब पानी भर जाता है तो इसको पलायास कहते हैं, पलायास। और ये जो इरोजन के कारण, ये डेप्थ दिखाने के लिए है, जब इरोजन के कारण कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा ऐसे होता है, तो इसको बजाडास कहते हैं। और पेडिमेंट्स इरोजनल, ये सारा जो है आगे क्वेश्चन आता है तो यही आएगा कि बॉल्सन, पलाया, बजाडास, ये सब किस चीज़ के हैं, तो विंड डिपोजिशनल के फीचर्स हैं। तो हम लोग विंड डिपोजिशनल देख लिया। अब कार्स्ट डिपोजिशन, लाइमस्टोन के कारण, इसको KARST ये भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लाइमस्टोन्स जहाँ पे प्रेजेंट है, अगर पानी है तो यहाँ पर धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होने लगता है पानी में लाइमस्टोन।
यहाँ पे एक सिंक होल बन जाता है। ये सिंक होल जब चौड़ा हो जाता है तो ये स्वैलो होल बन जाता है, और जब ये स्वैलो होल नीचे जाने लगता है तो एक वैली टाइप का बना है, नीचे भी पानी सीप इन करेगा। तो इसी तरह ये यहाँ पर बन गया है, इसको ब्लाइंड वैली कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि नीचे में क्या है, दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको ब्लाइंड कहते हैं। और इसमें जब एक केव जैसा बन जाए तो इसको कैवर्न कहते हैं। तो इसका सीक्वेंस है सिंक होल, फिर स्वॉलो होल, फिर डोलाइन, फिर वॉलास और पॉलजेस। ये सारे फीचर्स हैं लाइमस्टोन या फिर कार्स्ट टोपोग्राफी के। अब इसमें क्या होता है, डिपोजिशनल और इरोजनल। ये ऊपर से लाइमस्टोन का एक पिलर हैंग कर रहा है, इससे से वाटर ड्रॉप हो रहा है, और वाटर के साथ लाइमस्टोन जो डिज़ोल्व हो गया वो भी ड्रॉप हो रहा है। और नीचे में ये मान लो ऐसा था तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये ऊपर हो रहा है, और ये भी ये ऊपर से जो लटक रहा है इसको स्टैलसाइट कहता है, और नीचे में जो फॉर्म हो रहा है इसको स्टैलगमाइट कहता है। कुछ समय के बाद ये दोनों ज्वाइन हो जाता है और इसको कॉलम पिलर्स कहते हैं। फिर इसके बाद ग्लेशियर इरोजनल। ग्लेशियर में इरोजनल और डिपोजिशनल। तो ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म ऐसा है कि मान ले कि ये माउंटेन्स है और यहाँ पर एक वैली फॉर्म हो रहा है ग्लेशियर इरोजन के कारण। ग्लेशियर इरोजन के कारण हैंगिंग वैली फॉर्म होता है। वही एक माउंटेन है जिसको हॉर्न है, ये माउंटेन का HORN। इसका जो ये है शेप, इसको अरीट कहते हैं, ARETE। और जो एक लेक टाइप फॉर्म होता है इसको सर्क कहते हैं, CIRQUE, सर्क। या फिर इसमें पानी भर जाता है तो इसको टार्न लेक भी कहते हैं, टार्न लेक। फिर ये जो आगे जाके ये यू शेप्ड वैली फॉर्म करती है, यू शेप्ड वैली। फिर वही जो हम लोग देखें यहाँ पे सर्क या कोई माउंटेन में अगर एक लेक टाइप फॉर्म हो जाता है तो वो सर्की या कोरी कहते हैं, और उसी में जब पानी भर जाता है तो उसको टार्न लेक कहते हैं। और जब मल्टीपल टार्न लेक होता है तो उसको पैटरनॉस्टर लेक कहते हैं। मल्टीपल टार्न लेक को पैटरनॉस्टर लेक कहते हैं। ये इरोजनल फीचर था ग्लेशियर का। अब डिपोजिशनल फीचर ऐसा है कि ड्रमलिन, ये इन्वर्टेड बोट शेप, जैसे बोट ऐसे होती है तो ये जो है ये इन्वर्टेड बोट शेप टाइप का फॉर्म हो जाता है ग्लेशियर के कारण। मोरेन्स जो है वो डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियर मूवमेंट के कारण जो है, इसी मोरेन्स के कारण जो डिपॉजिट्स होता है उसको क्रेवास कहते हैं। और कश्मीर में यही सॉइल है जिसमें कि सैफरन भी उगाया जाता है। टिलाइट, रॉक्स फ्रॉम मोरेन से जो रॉक्स फॉर्म हो जाता है वो टिलाइट है। एस्कर्स जो है वो रिज है फॉर्म बाय ग्लेशियर थ्रू टनल। केम जो है ब्रोकन रिजेस है। कैटल होल जो है वो प्लेन सर्फेस पे होता है। और नुआंटक्स जो है उसको ग्लेशियल आयरन्स कहते हैं। ये सारा डिपोजिशनल फीचर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर पढ़ेंगे।